हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी का जो है नाइन्थ क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक आज बचता है लास्ट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? साउंड यानी ध्वनि। ठीक है, अब देखो साउंड अगर ध्वनि की बात करें तो हमें पता है कि ध्वनि क्या है, साउंड क्या है, एक एनर्जी की एक फॉर्म है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड एक एनर्जी की फॉर्म में होता है, ऊर्जा के एक रूप इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे जैसे वेव्स जो होती है तरंगों में क्या होता है, ये स्टोर रहती है, संचरित रहती है। ठीक है, देखो हम डेली लाइफ में जो है देखो काम और ऊर्जा शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे जो है, ठीक है, तो जो हमारी ऊर्जा होती है, जो यानी हमारा क्या बोलते हैं एनर्जी होती है, तो ध्वनि किसकी फॉर्म में होती है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी ऊर्जा के रूप में जो है ध्वनि होती है, जो किसमें तरंग रूप में क्या होती है, संचरित होती है, तरंग रूप में संचरित रहती है। ठीक है, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स साउंड होती है कोई, ऐसे जैसे ऐसे 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 जो ये तरंगों के रूप में क्या करती है हमारे, देखो ईयर तक जो हमारे पहुंचती है। ठीक है, फिर ये हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तो इसको हम बोलते हैं। देखो ये अलग अलग होता है, देखो सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है, कई बार जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स साउंड भी जो हम तक पहुंचती है। तो जो साउंड वेव्स होती है, ये वाली जो साउंड वेव होती है, इनमें देखो अलग जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो अगर मेन हम बात करें जो फ्रिक्वेंसी जो रहती है साउंड वेव की, वैसे हम इसको डिटेल में करेंगे। तो फ्रिक्वेंसी आपको पता है, एक होती है 20 हर्ट्ज तक। ठीक है, एक होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, जो हम ह्यूमन सुन सकता है 20 से 20 हर्ट्ज। एक होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अबव। ठीक है, ऊपर जो होती है, तो ये कैसी होती है, ये देखो बिलो 20 हर्ट्ज होती है, बिलो 20 हर्ट्ज। ठीक है, इनको बोलते हैं हम कौन सी, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको नहीं सुन सकते ये वाले। ठीक है, जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली होती है ना, हम इनको सुन सकते। ह्यूमन जो है ये 20 to 20 हर्ट्ज जो है ह्यूमन का जो ईयर है, वो इनको सुन सकता है। ठीक है, ये वाली होती है हमारी श्रव्य, इनको बोलते हैं क्योंकि हम इनको सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगे। ठीक है, और ये होती है पराश्रव्य। ठीक है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे। और ये कौन सी होती है अब श्रव्य, अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो इसको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम साउंड क्या बोलता है हमारा। देखो अगर साउंड की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्वनि जो होती है, जो वस्तुओं का कंपन होता है, वस्तु में जो वाइब्रेशन होती है, वस्तु के कंपन से के कारण क्या होता है, ये ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ये आप मान लो कि जो अगर वाइब्रेशन होगी तभी जो है साउंड भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वाइब्रेशन इज द रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। वैसे हम इस साउंड चैप्टर पहले कर चुके हैं, हम शायद 7th क्लास की एनसीईआरटी में, 8th में शायद। तो देखो कंपन किसी वस्तु की उसकी औसत स्थिति के चारों ओर आगे पीछे होने वाली जो तेज गति होती है, उसी को क्या होता है हमारा, उसमें क्या होती है, कंपन होती है किसी भी वस्तु में। जो उसकी एवरेज जो उसकी पोजीशन होती है, एवरेज जो क्या बोलते हैं उसकी पोजीशन होती है, तो एवरेज मीन जिसको बोलते हैं, तो उसके आगे पीछे होने वाली जो गति होती है, ठीक है, उसमें वो तेज होती है। जैसे एग्जांपल ले लो, मतलब कोई खींची हुई रबड़, जो रबड़ बैंड होती है, जब हम उसको खींचते हैं, झटका देते हैं, तो वो कैसे होता है, कंपन करती है, तो उसी से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देन इरेगुलर वाइब्रेशन, इरेगुलर यानी अनियमित कंपन कैसी होती है, इरेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस नॉइज। अगर अनियमित कंपन होगा, जैसे शोर जिसको हम बोलते हैं, नॉइज जिसको बोलते हैं, तो उससे उत्पन्न होता है, और नियमित कंपन से संगीत म्यूजिक होता है। ठीक है, यानी अगर इरेगुलर वाइब्रेशन की बात करें, तो इससे तो जो है शोर शोर होता है। ठीक है, बट जो नियमित होता है हमारा, जो रेगुलर वाइब्रेशन होता है, उसके जो है संगीत, जो हमें जो है संगीतमय लगती है, हमें जो मधुर लगती है, जैसे म्यूजिक हो गया, तो वो हमें कैसे लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। अगर म्यूजिक जोर जोर से लाउड भी बज रहा हो तब भी हमें कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, हम म्यूजिक को सुनते हैं, वो हमें मधुर लगता है। बट जो शोर होता है, नॉइज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस क्या करता है, नॉइज को प्रोड्यूस करता है। और रेगुलर जो वाइब्रेशन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो जो है म्यूजिक यानी संगीत जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, सिलेबस में जो हमें दिया है, वैसे सिलेबस हमने
मैंने बात नहीं की सिलेबस में क्या क्या दिया है ना। सिलेबस में यही था, प्रोडक्शन था, साउंड प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। 3 चीजें बतानी हमें, प्रोडक्शन जो हमने अभी बताया, देन प्रोपेगेशन जो हम अभी कर रहे हैं, देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब देखो प्रोपेगेशन यानी ध्वनि का संचरण कैसे होता है। ध्वनि जो मैंने आपको बताया, जो ध्वनि का संचरण कैसे होता है, तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम ही नहीं होगा तो क्या ध्वनि हमारी जो है ट्रैवल कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है, इसके लिए जो एक माध्यम की जरूरत है। साउंड नीड्स अ मीडियम, ठीक है, मीडियम टू ट्रैवल। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये चीज हम पहले भी बोल चुके हैं कि ध्वनि जो है निर्वात में जो है वैक्यूम में नहीं चल सकती। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है हमेशा वैसे एग्जाम में कि साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल इन वैक्यूम। तो आपको वो दे देंगे कि साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल इन, किस में जो है साउंड ट्रैवल नहीं करती है, तो उसमें आपको दे देंगे वो क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड दे दिया, वैक्यूम दे दिया। तो सॉलिड में भी जो है ट्रैवल करती है, ठीक है, लिक्विड में भी करती है। और वैसे जो बहुत ज़्यादा हाइट में जो है साउंड जो है ट्रैवल नहीं करती, बट वैक्यूम में क्या होता है, जो हमारा निर्वात होता है, तो वैक्यूम में जो है बिल्कुल भी वो ट्रैवल नहीं करती। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। When an object vibrates, it causes the particles of the medium to vibrate। जब कोई वस्तु कंपन करती है, जब भी वाइब्रेशन होगी ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वह माध्यम के कणों को कंपन करने के लिए मजबूर कर देती है। तो जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स में जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम में, तो उनको भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करने के लिए जो क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, और उससे जो ध्वनियाँ निकलती है। द पार्टिकल डू नॉट मूव फॉरवर्ड, ओनली द डिस्टर्बेंसेस ट्रेवल। कण आगे नहीं बढ़ते, जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल है तो ये आगे नहीं बढ़ते, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। आगे क्या बढ़ता है, ओनली द डिस्टर्बेंस ट्रेवल, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ आगे बढ़ता है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती है, जो डिस्टर्बेंसेस होती है उसमें वो आगे बढ़ती है। ये चीज याद रखना कि पार्टिकल्स जो है आगे ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इन पार्टिकल्स से ध्वनि तो उत्पन्न होती है, साउंड तो निकलती है, बट वो आगे जो ट्रैवल नहीं करेंगे, आगे ट्रैवल क्या करेंगे, डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव, ध्वनि तरंग, ठीक है। अब बात करते हैं ध्वनि तरंग की। तो ध्वनि तरंग जो होती है, देखो जो यांत्रिक अनुदैर्ध्य जिसको हम बोलते हैं, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, जो मैकेनिकल जो वेव्स होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है उनको जो है संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ट्रैवल करने के लिए उनको जो संचरण करने के लिए क्या होती है, एक मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। और इसमें जो है देखो ध्वनि जो है सभी माध्यम से, चाहे वो कैसा हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, या फिर गैसियस हो, ठीक है, या फिर गैसेस हो, तो इन सब से जो क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है, ये चीज याद रखनी, ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसमें दिया साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है, इसलिए ध्वनि तरंग कहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोलता था ध्वनि ऐसे तरंगों के रूप में जो है चलती है, ट्रैवल करती है। देन इसमें साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, यांत्रिक तरंगे हैं, वो मैं बता चुकी हूँ, मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है, क्योंकि इन्हें माध्यम चाहिए होता है। इनको हम मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि साउंड को जो है मैकेनिकल वेव्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट्स नीड अ मीडियम, क्योंकि इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए, ठीक है। देन कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, रेयर फैक्शन, सॉरी, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, स्पिंडन जिसको हम बोलते हैं, स्पिंडन यानी स्पिंडित जब करते हैं हम, जो इसको हम ऐसे क्या करते हैं, हम स्पिंडित कर लिया जाता है, कॉम्प्रेस किया जाता है, किसी चीज को कम किया जाता है, ठीक है, वो कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन होता है, जिसमें हम विरलन करते हैं, विरल यानी अलग करते हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है। ये चीज मैं पहले बता चुकी हूँ, कॉम्प्रेशन जो होता है हमारा, स्पिंडन जो होता है, कौन सा क्षेत्र जहाँ पे जो हमारा प्रेशर होता है वो कैसा रहता है, दाब जो है हाई रहता है और हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होता है, स्पिंडन कैसा क्षेत्र है जहाँ पे दाब यानी प्रेशर, डेंसिटी यानी घनत्व कैसा होगा, अधिक होगा, मोर होगा, ठीक है। कंप्रेशन में ये चीज याद रखनी है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो है दाब और घनत्व जो है ज्यादा होगा, ठीक है, हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर, किसमें, कंप्रेशन में,
ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आएगा रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन की भी बात कर चुकी मैं, इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। रेयर फैक्शन में क्या होगा, विरलन में क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे दाब और घनत्व कैसे होंगे, कम होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, कम होंगे। यानी कंप्रेशन में क्या बोला कि प्रेशर एंड डेंसिटी हाई, और रेयर फैक्शन में प्रेशर एंड डेंसिटी लो। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें, व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स इट प्रोड्यूस अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन एयर। जब ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है कंपन करता है, जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है हमारा, जब वो कंपन करता है तो हवा में क्रमशः जो स्पिंडन और विरलन उत्पन्न होते हैं। तो हवा में देखो आपको कंप्रेशन भी मिलेगा और रेयरफैक्शन भी मिलेगा। देन नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है, जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा के समानांतर पैरेलल उसमें जो है क्या करते हैं, वो कंपन करते हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों में जो पार्टिकल्स होंगे वो किस डायरेक्शन में, वो समानांतर इन पैरेलली जो है कंपन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसमें आ गया, साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। हवा में जो ध्वनि होती है, हवा में, एयर में, ठीक है, तो एयर में जो साउंड कैसे होगी, एयर में साउंड होगी लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, यानी कैसी होगी, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, देन आएगा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग जो होती है। इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको किसकी बात की थी ऊपर, लॉन्गिट्यूडिनल किस में आती है हमारी, वो आती है कौन सी में, लॉन्गिट्यूडिनल आती है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। ठीक है, उसमें कैसे होती है, पैरेलल जो है कंपन करती है उसमें। ठीक है, बट ट्रांसवर्स वेव में कैसे होगी, परपेंडिकुलर जो है कंपन करते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर ही, यानी लंबवत। अनुप्रस्थ तरंगों में कण जो है तरंग की दिशा में लंबवत यानी परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल है, वेव्स ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स वेव। खींची हुई रस्सी, जब आप रस्सी खींचते हैं तो उसमें जो तरंगे बनती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, कैसी तरंगे होगी, वो होगी अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखनी है कि जो हम जैसे हम रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है, तो रस्सी जो खींचते टाइम जो उसमें जो तरंगे होती है वो कैसी होती है, वो होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, और हवा में मैंने अभी ऊपर एयर का एग्जांपल दिया, उसमें तरंगे कैसी थी, वो थी अनुदैर्घ्य तरंगे। साउंड वेव्स इन एयर कैसी होती है यार, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, एयर में कैसी होती है हमारी साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडिनल, और इसमें कैसी होती है हमारी, जैसे रस्सी होगी उसमें होगी आपकी ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था, वहां पे जो है पैरेलली जो वाइब्रेट होते हैं पार्टिकल्स, और यहाँ पे पार्टिकल्स जो है कैसे होते हैं, वो परपेंडिकुलरली जो है वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की। साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, गुण क्या क्या है इसके। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की बात करें यानी तरंग दैर्घ्य की बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा। दो लगातार स्पिंडनों, जब भी दो रेगुलर यानी लगातार, रेगुलर यानी कॉन्जिक्यूटिव जो होंगे लगातार, जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं ना, 1 1 के बाद 2 3 4 लगातार नंबर चलते हैं, उसको हम कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। तो जब भी दो लगातार जो है स्पिंडन, कंप्रेशन या फिर रेयर फैक्शन, विरलन के बीच की दूरी, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, उसी को वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, जब लगातार जो है ऐसे वेवलेंथ बन रही है तो इनके बीच में जो है लगातार। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आवृत्ति होती है हमारी, आवृत्ति वगैरह हम इसको डिस्कस कर चुके थे पहले भी। ठीक है, तो आवृत्ति जो होती है 1 सेकंड में, जो 1 सेकंड में जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इक्वल, देखो दोलनों की होती है, जैसे मान लो ऑसिलेशन इधर को पेंडुलम ऐसे ऐसे यहाँ पे लटका है, तो ऐसे, तो 1 सेकंड में जो है कितने उसमें 1 सेकंड में होने वाले जितने दोलन की संख्या उसमें होती है उसी को हम आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, देन एसआई यूनिट क्या थी इसकी, एसआई यूनिट थी इसकी हर्ट्ज। ठीक है, एसआई यूनिट क्या रहेगी, हर्ट्ज। याद रखनी आपने, फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की एसआई यूनिट आएगी हर्ट्ज। देन नेक्स्ट आएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी आवर्त काल।
तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने, जब एक ऑसिलेशन पूरा होता है तो उसमें जो लिया गया समय होता है उसी को हम आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुकी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जो है बार बार नहीं बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। आवर्तकाल का फॉर्मूला ये हम कर चुके हैं पहले भी, बट इसमें नहीं है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड यानी 1/f। ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहले भी, 1/f। ठीक है, जहाँ पे टी का मतलब क्या है, ये तो हो गया हमारा आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। ठीक है, और एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी जिसको हम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर हम सिंपल पेंडुलम के लिए जो है आवर्तकाल निकाले, 4 सिंपल पेंडुलम, उसके लिए भी शायद बताया था मैंने आपको, 4 सिंपल पेंडुलम, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, उसके लिए रहता है T इक्वल्स टू 2π√L/g, जहाँ पे L हमारा क्या होता है, ये होती है लेंथ, और G होता है हमारा ग्रेविटी एक्सलरेशन। ठीक है, 2π, पाई की वैल्यू आपको पता ही है। देन अब बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड होता है हमारा, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। कणों का औसत स्थिति से अधिकतम विस्थापन जो आयाम आयाम कहलाता है। जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ से जो उसकी मीन पोजीशन होती है, वहाँ से जो अबव जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, देन लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। जो ध्वनि की तीव्रता होती है, जो ध्वनि की जो लाउडनेस होती है साउंड में, वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, और अगर पिच की बात करें, पिच, ठीक है, पिच एंड लाउडनेस, तीक्ष्णता एवं तीव्रता, एक होती तीव्रता, एक होती तीक्ष्णता, यानी पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, और तीव्रता किस पे डिपेंड करती है, वो करती है एम्पलीट्यूड पे। याद रखना है आपने। ठीक है, तीव्रता यानी लाउडनेस डिपेंड करेगा किस पे, एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड पे, और पिच डिपेंड करता है, पिच यानी तीक्ष्णता जिसको बोलते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी पे। ये हम पहले भी कर चुके हैं। देन हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स, अगर अधिक आवृत्ति का अर्थ क्या है, हायर पिच, अधिक तीक्ष्ण ध्वनि। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें अगर चाइल्ड्स वॉइस हैज हाई पिच, बच्चे की आवाज़ की तीक्ष्णता अधिक होती है, तो होती है ना, बच्चे की आवाज़ में तीक्ष्णता कैसी होती है, पिच ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की, ध्वनि की चाल की। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। तो साउंड जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, सबसे ज़्यादा साउंड जो है किस में जनरेट होती है, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, सॉलिड यानी ठोस में। ठीक है, उससे कम लेस इन लिक्विड, लिक्विड में उससे कम होगी, और बिल्कुल मिनिमम किस में होती है, गैसेस में होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में कम, और गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, देन स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगर जो है टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साउंड भी क्या होगी, साउंड भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। ये हमें इसलिए भी सिलेबस में दिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। तो साउंड फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिमिलर टू लाइट। जो ध्वनि प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ठीक है, जैसे जो हमारा साउंड होता है, जो जैसे हमारा प्रकाश जो होता है, लाइट होता है, तो जैसे लाइट में जो परावर्तन होता है, तो उसी तरह जो हमारा साउंड में भी परावर्तन होता है। तो ध्वनि भी जो है क्या बोलते हैं, लाइट की तरह ही जो है परावर्तन के नियमों को क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, ये चीज होगी। नेक्स्ट इसमें है लॉज। लॉ क्या क्या रहेंगे इसमें, लॉ रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताया था आपको, जो ये एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण। जो किरण मान लो आ रही है, फिर जो परावर्तित ये आ रही है, फिर जो है क्या बोलते हैं, परावर्तित होती है, तो इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं इको। ठीक है, इको यानी प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इको में क्या होता है, इको का मतलब होता है कि प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि जो होती है इसमें क्या बोलते हैं, दूर स्थित जो परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि की दोबारा सुनाई देना, उसी को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं, जो हमें दोबारा से सुनाई देता है, प्रतिध्वनि। ठीक है, जैसे मान लो कोई बोलने वाला है, जब मैं कुछ बोल रही हूँ यहाँ पे,
कहीं हाइट पे जा कुछ बोल रही हूँ, फिर वापस से वही मेरे को सुनाई देगा, तो उसको हम बोलते हैं इको यानी प्रतिध्वनि, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, जो हमारी साउंड का जो इसमें क्या होता है परावर्तन होता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल जो साउंड होती है वो कुछ टाइम के बाद जो सुनाई देती है वापस से, प्रतिलिपि जिसको बोल सकते हैं हम। देखें, जो एक्चुअल साउंड होगी जो हम बोलेंगे वो कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंडों के बाद फिर से वापस सुनाई देती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे माइंड में जो है साउंड की जो लगभग कितने, साउंड की जो संवेदना हम इसको बोलते हैं, लगभग कितनी बनती है हमारे माइंड में, ठीक है, हमारे जो मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड की जो है बनी रहती है, ठीक है। जो हमारी इको होती है, प्रतिध्वनि होती है, इसको सुनने के लिए हमारी जो एक्चुअल साउंड होती है वो परावर्त, जो हमारी रिफ्लेक्टेड जो साउंड होती है उसके बीच में जो है ये टाइम पीरियड होता है 0.1 सेकेंड। जैसे जो मैंने कुछ बोला वो थोड़ी देर बाद मेरे को वापस जो वो सुनाई देता है, तो वो उनके बीच का टाइम होता है 0.1 सेकेंड का समय, ठीक है, अंतराल होता है। तो इसमें जो है एक इससे प्रतिध्वनि जो होती है समुद्र की गहराई और जो हमारी एयरलाइन होती है वायुयान की जो ऊंचाई को है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ उसको मापने में उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस पे जो है सोनार साउंड आपने पढ़ा होगा, इसी ध्वनि पे वो आधारित है, ठीक है। तो इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट सरफेस। दूर स्थित परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि की दोबारा सुनाई देने को प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। फॉर अ क्लियर इको टाइम गैप मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड, ठीक है, ये याद रखना, इनके बीच में 0.1 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है, समय अंतराल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वन कैलकुलेशन की हुई है इसमें गणना, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकंड में कितनी होती है, ठीक है, गति की बात हो रही है, इसमें गति की बात हो रही है, तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है 344 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है 17.2, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है, मिनिमम डिस्टेंस की, ठीक है। और देन आएगा रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन का मतलब होता है गूंज, जिसको हम बोलते हैं। परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्ब्रेशन, ठीक है। बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का बने रहना गूंज कहला। मान लो बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके बावजूद भी जो साउंड जो है बनी रहती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, गूंज उसको बोला जाता है, ठीक है। देन बात करते हैं एग्जाम्पल इसका इको का। इको इन बिग हॉल्स विदाउट कर्टेंस, बिना पर्दे वाले बड़े हॉल में गूंज। देखो बिना पर्दे वाला कोई हॉल है, आप वहाँ पे कुछ बोल रहे हो तो बार बार जो है तो वहाँ पे गूंज सुनाई देती है, ठीक है। इको यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहु परावर्तन के उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो मेगाफोन्स एंड हॉर्न्स, ठीक है। साउंड इन वन डायरेक्शन, मेगाफोन और हॉर्न जो है एक दिशा में ध्वनि देते हैं, ठीक है। मेगाफोन देखा, हॉर्न देखा, वो एक ही दिशा में क्या करते हैं, ध्वनि देते हैं। देन स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टर दिल की धड़कन सुनते हैं, डॉक्टर हियर्स हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप से जो है हार्ट बीट को सुनते हैं डॉक्टर, ठीक है। रेंज ऑफ हियरिंग, श्रवण सीमा कितनी रहती है, ह्यूमन हियरिंग रेंज, जो ह्यूमन की सुनने की जो क्षमता होती है, श्रवण सीमा होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000, ये बहुत बार डिस्कस कर चुकी है। मनुष्य की श्रवण सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो है मनुष्य की सुनने की जो क्षमता होती है, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ह्यूमन की शब्द ऑडिबल वेव्स इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल वेव्स, ठीक है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज श्रव्य तरंगे इसको बोला जाता है, ठीक है। मनुष्य का जो मनुष्य होता है वो इतने हर्ट्ज तक जो है सुन सकता है, इतनी आवृत्ति सुन सकता है। देन बिलो 20 हर्ट्ज इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। इंफ्रासोनिक यानी अब श्रव्य, ठीक है, अब श्रव्य तरंगे इनको बोलते हैं, ठीक है, इंफ्रासोनिक, ठीक है। अब श्रव्य होती है बिलो 20, ठीक है, यानी 20 से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम अवश्रव्य बोलते हैं, ठीक है। इनको जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य इनको नहीं सुन सकता, मनुष्य नहीं सुन सकता, ये चीज याद रखिए, ठीक है, नहीं सुन सकता। फिर इसके बाद आती है अबाउ 20,000, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक तो होती है अबाउ 20, जो होती है पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। अब इनको कौन सुन सकता है, ये जो है इनको भी मनुष्य नहीं सुन सकता, ठीक है, इनको भी मनुष्य नहीं सुन सकते, इनको पराश्रव्य तरंगे हम बोलते हैं। इनको जैसे इनको सुन सकते हैं जैसे कैट होगी, बिल्ली होगी, डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है, या फिर चमगादड़ हो गया, ये इनको सुन सकते हैं, चमगादड़, ठीक है, या फिर ये सब इनको सुन सकते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपने।
नेक्स्ट 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम हो तो गया बिलो 20 हर्ट्ज। अच्छा, इंग्लिश में दिया है यहाँ हिंदी में, 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य, 20 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य, ठीक है। अब यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य ध्वनि के यूजेस क्या क्या रहते हैं। जो सोनिक जो थी हमारी, पराश्रव्य जो है अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है इनके यूजेस कहाँ है। एग्जांपल देख लो, मेडिकल इमेजिंग में, ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैन, जैसे हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं तो उसको सुनने के वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। गुर्दे की पत्थरी तोड़ना, मशीनों में दरारें ढूंढना, ये सब वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब सोनार का यूज़ कहाँ किया जाता है, सोनार, ठीक है, सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को मेजर डिस्टेंसेस अंडर, सोनार पानी के अंदर दूरी मापना के लिए होता है, ठीक है। सोनार याद रखना है आपने, किसके लिए होता है, दूरी मापने के लिए जो है यूज किया जाता है, ठीक है। सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंसेस अंडर, अच्छा आगे दिया नहीं, अंडर वाटर के अंदर, ठीक है, डिस्टेंसेस अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर दूरी मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है पानी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ये भी हम कर चुके हैं। ह्यूमन ईयर, मानव कान की संरचना। द ह्यूमन ईयर हैज 3 पार्ट्स, आउटर 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 ईयर होता है, मिडल ईयर होता है एंड इनर ईयर होता है। मानव कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान, ये हम पढ़ चुके हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल एज साउंड, मस्तिष्क जो है इन संकेतों को ध्वनि के रूप में पहचानता है, ठीक है, मस्तिष्क जो इन को ध्वनि के रूप में पहचानता है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें देखो ह्यूमन के बारे जो है, हमारा कान जो होता है मानव का शरीर का, जो देखो कान में आपको पता है सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे कान में, ठीक है। हमारे शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है, मानव शरीर की, लिख लो इसको, क्योंकि भी पूछ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है स्टेपेज, ठीक है, स्टेप्स जिसको बोलते हैं स्टेपेज, ठीक है, स्टेपेज, ये सबसे छोटी होती है, ठीक है। सबसे छोटी जो हमारी, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी, जो कहाँ पाई जाती है, ये जो होती है मध्य कान में। कहाँ पाई जाती है, मध्य कान में, मिडल ईयर में, मध्य कान में पाई जाती है, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखनी है, मध्य कान में पाई जाती है। तो ये तो थी हमारे कान में जो होती है, बट लार्जेस्ट का भी पता होना चाहिए। लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, लार्जेस्ट बोन, जुकाम हो रखा है, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, वो होती है फीमर। ये भी याद रखना, फीमर कहाँ पे होती है, थाई बोन में होती है, जांग में जिसको बोलते हैं थाई बोन, ठीक है, यानी जांग की हड्डी, ठीक है, फीमर, ठीक है, ये पाई जाती है जांग के पास होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। और 3 कान मैंने बोले, देयर आर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 कान होते हैं, जो हमारे 3 कान जो होते हैं, सबसे पहले कौन सा होता है, जो हमारी जो है मध्य कान जो होता है, देखो मध्य कान में ही कौन सी पाई जाती थी, हमारी स्टेप्स जो होती है, ठीक है, मध्य कान में। जो मध्य कान जो होता है, इसको भी लिख लो थोड़ा सा, यानी मध्य कान में 3 कर्ण अस्थियां पाई जाती है, 3 कर्ण अस्थियां, ठीक है, अस्थियां पाई जाती है। कर्ण अस्थियां समझते हो ना, कर्ण अस्थियां, देर आर 3 ईयर ऑसिलस, ठीक है, इसके बोल सकते हो आप 3 ईयर ऑसिलस, ऑसिलस, ठीक है, इन द मिडल ईयर, ठीक है, मिडल 3 ऑसिलस होते हैं ये। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हेमर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैलियस, ठीक है, हेमर यानी मैलियस, ठीक है। फिर आता है सेकंड मैलियस, ठीक है, सेकंड आएगा एनविल, इसको बोलते हैं इनकस, ठीक है, एनविल, इनकस, ठीक है, निहाई इसको बोल सकते हो आप हिंदी में। थर्ड आ जाएगा रकाब, जिसको बोलते हैं स्टीरअप,
स्टीरअप यानी यहीं पे होती है वो स्टेप्स, स्टेपिज जिसको हम बोलते हैं, स्टेप्स जो होती है सबसे छोटी, ठीक है, स्टेपिज। देखो स्टीरअप में कौन सी हड्डी होती है, स्टेपिज, एनविल में होती है इनकस, हैमर में होती है मैलियस, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी, तीनों याद रखनी है, हैमर में मैलियस, एनविल में इनकस, स्टीरअप में स्टेपिज, ठीक है, ये तीनों जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपिज। और जो है जो स्टेपिज बोन होती है कहाँ पे पाई जाती है, स्टेपिज बोन पाई जाती है किसमें, स्टीरअप में, ठीक है, ये याद रखना, स्टीरअप में। और ये तीनों किस में होती है, होती है मध्य कान में, मध्य कान में, ठीक है, मिडल ईयर में, ठीक है। ईयर में क्या होते हैं, तीन जो है ऑसिलस, ऑसिल्स, ठीक है, ऑसिल्स होते हैं ये, और मध्य कान में होते हैं। और जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है वो भी मैंने आपको बता दी, फीमर होती है, ठीक है। और जो मध्य कान में जो है कितनी हड्डियां होती है, अगर आपको पूछा जाए कि मध्य कान में कितनी हड्डियां होती है, तो तीन हड्डियां होती है, ऑसिला, तीन ऑसिला। कौन कौन सी, हेमर, एनविल, स्टीरअप, ठीक है, याद रखनी, हेमर, एनविल, स्टीरअप, ठीक है। ठीक है, क्लियर इतना। अब इसके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू विच फिजिकल फिनोमिना, ध्वनि किस भौतिक घटना के कारण उत्पन्न होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वाइब्रेशन या फिर डिफ्यूजन। तो होती है कंपन के कारण, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है वाइब्रेशन यानी कंपन के कारण। तो इसमें आप आंसर क्या लगाओगे, ध्वनि उत्पन्न होती है ड्यू टू वाइब्रेशन यानी कंपन के कारण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट साउंड नीड्स अ मीडियम, निम्न में से कौन सिद्ध करता है कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है। तो इनमें से कौन प्रूव करेगा कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है। फर्स्ट है इको फॉर्मेशन, प्रतिध्वनि का बनना, स्पीड वेरिएशन, चाल में परिवर्तन, एब्सेंस ऑफ साउंड इन वैक्यूम, निर्वात में ध्वनि का अभाव, या लाउडनेस रेंज। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यानी एब्सेंस ऑफ साउंड, जो इन वैक्यूम, निर्वात में जो ध्वनि का अभाव होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि को जो है एक माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स आर क्लासिफाइड एज मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे, जो साउंड वेव होती है हमारी ध्वनि तरंगे होती है उनको यांत्रिक तरंगे कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीजन अभी बताया था कि क्योंकि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में चलती है, या फिर नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, माध्यम की आवश्यकता होती है, या फिर कैरी एनर्जी ओनली, केवल ऊर्जा वहन करती है, या ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, डी, या ये जो है नियत चाल से यानी कांस्टेंट स्पीड से चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना था, इसका था ऑप्शन बी, क्योंकि जो है नीड ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए जो हम इसको क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स को जो है मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साउंड वेव्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय, ध्वनि तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है। जो हमारी ध्वनि तरंगे होती है, जो हमारी एक साउंड वेव्स होती है, तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके थ्रू, फॉरवर्ड मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की आगे की गति से। देखो कण आगे गति नहीं करते, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि कण जो है आगे गति नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है, कण आगे गति नहीं करते, तो ये तो नहीं होगा, ध्वनि तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है। बैकवर्ड मोशन ऑफ पार्टिकल, कणों की पीछे की गति से, पीछे की गति से। ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल, कणों के दोलन से, ठीक है, ऑसिलेटरी हो सकता है। माइग्रेशन ऑफ मीडियम, माध्यम के जो है स्थानांतरण से। तो इसका आना था ऑप्शन सी, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल, कणों के दोलन से, ठीक है, जो कणों के दोलन से क्या होता है, जो ध्वनि तरंग में जो है ऊर्जा का संचरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, अनुधेरे तरंगों में जो है माध्यम के कण, ठीक है, जो अनुधेरे तरंगों में होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल में आपको बोला था मैंने कि जो माध्यम के कण होते हैं, देखो लंबवत होते हैं, तो अनुधेरे में तरंगों में तो क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल में मैंने आपको नहीं बोला क्या था कि लंबवत होते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। या फिर जो मूव्स पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल बोला था, रिमेन स्टेशनरी नहीं रहते, मूव इन सर्कुलर पाथ नहीं बोलते, तो पैरेलल होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आना था इसका, यानी समानांतर चलते हैं। अनुधेरे तरंगों में जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, समानांतर जो है वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी चेंजेस इन अ साउंड वेव व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू एयर, हमें हवा में ध्वनि तरंग के संचरण के दौरान कौन सी राशि बदलती है। तो कौन सी, जब हवा में जो है एयर में ध्वनि तरंग का संचरण होता है, जैसे जैसे ध्वनि जो है प्रवाहित होती है, तो कौन सी जो इसमें से जो है कौन सा राशि जो बदलती है, मास, प्रेशर, टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम। तो जो बदलता है वो प्रेशर बदलता है, दाब जो उसमें चेंज होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है कंप्रेशन इन साउंड वेव कॉरेस्पॉन्ड टू, ध्वनि तरंग में स्पिंडन संबंधित होता है। जब स्पिंडन होता है, मैंने आपको बताया कंप्रेशन होता है तो कैसा होता है, हाई डेंसिटी होती है और हाई प्रेशर होता है, ठीक है। जब कंप्रेशन होगा तो हाई डेंसिटी और हाई क्या होता है, प्रेशर भी होता है। तो लो डेंसिटी तो नहीं होती, स्पिंडन तो नहीं होती, वो किस में होती है वेरलन में, ठीक है। लो प्रेशर रीजन कम दाब क्षेत्र नहीं हो सकता, हाई डेंसिटी रीजन अधिक दाब क्षेत्र होगा, जीरो प्रेशर नहीं, तो इसका ऑप्शन सी आता, 7 का आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयर फैक्शन इज कॉल्ड, दो क्रमिक विरलनों के बीच की दूरी। मैंने आपको बताया जब क्रमिक जो होता है आपका सक्सेसिव जो रेयर फैक्शन होगा तो उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या फिर टाइम पीरियड। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य उसको बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या रहती है, वेवलेंथ की एसआई, वेवलेंथ को हम मापते हैं मीटर में, तो इसका आना था ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो होती है टाइम पीरियड की। अभी आपको बताया था हमने, जो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/f, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो जो 1/f है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो किसके जो है व्युत्क्रमानुपाती, टाइम काल के जो है, टाइम पीरियड के जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रिलेशन v इक्वल्स टू 1/t इंडिकेट्स दैट v इक्वल्स टू 1/t, यह संबंध दर्शाता है कि देखो अगर v दे दिया इक्वल्स टू 1/t तो ये क्या संबंध दर्शा रहा है देखो फर्स्ट ऑप्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, क्या फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पर जो है डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, अगर टाइम पीरियड जो इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, ये बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सही हो सकता है कि आवर्तकाल अगर बढ़ता है तो आवृत्ति घटती है, ठीक है, ये सबको पता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू टाइम पीरियड नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन मीडियम ओनली, तो इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती विद इंक्रीज इन टाइम पीरियड, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लाउडनेस ऑफ साउंड इज द सब्जेक्टिव सेंसेशन बिकॉज इट, ध्वनि की तीव्रता व्यक्तिपरक होती है क्योंकि यह है, जो ध्वनि की तीव्रता है वो व्यक्तिपरक क्यों होती है, यानी जो है सब्जेक्टिव सेंसेशन होती है क्यों, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ओनली, या फिर जो डिपेंड्स ऑन लिसनर ईयर। देखो जो हमारी ध्वनि होती है तीव्रता व्यक्तिपरक, हम उसको जो है व्यक्तिपरक इसलिए बोलते हैं कि सब्जेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो श्रोता के कान पर निर्भर करती है, श्रोता के कान पर तो ऑप्शन बी ही आएगा इसका भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पिच ऑफ साउंड इंक्रीज व्हेन, ध्वनि की तीक्ष्णता बढ़ती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज से, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज या फिर स्पीड इंक्रीज से। तो जो क्या बोलते हैं पिच जो बढ़ता है हमारा, ध्वनि की जो तीक्ष्णता बढ़ती है वो किससे बढ़ती है, वो बढ़ती है हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज से, आवृत्ति जब बढ़ती है तो तीक्ष्णता भी बढ़ती है। नेक्स्ट आएगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मेनली डिपेंड्स ऑन, जो स्पीड होती है इसकी हवा में ध्वनि की चाल जो है किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है टेम्परेचर पर। ऑप्शन सी। विच मीडियम अलाउज साउंड ट्रेवल फास्ट, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो सबसे तेज चलती है किसमें, स्टील में, ठीक है, स्टील में। नेक्स्ट आएगा ध्वनि का परावर्तन किन नियमों का पालन करता है, तो किन नियमों का पालन करता है, जो प्रकाश के जो नियम होते हैं वही ध्वनि के परावर्तन के नियम भी होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, तो इसका आना था लाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर अ डिस्टिंक्ट इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी, स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम डिस्टेंस, देखो मैंने आपको जो है न्यूनतम डिस्टेंस भी बताया था, न्यूनतम जो दूरी होती है वो बताई थी आपको कितनी, 17.2 मीटर, ठीक है, न्यूनतम दूरी कितनी है, 17.2 मीटर। नेक्स्ट है रिवर्बरेशन इज कॉज ड्यू टू, गूंज किस कारण उत्पन्न होती है, तो गूंज किस कारण से उत्पन्न होती है, जब हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहुपरावर्तन। नेक्स्ट आएगा विच मटेरियल इज यूज टू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन ऑडिटोरियम, सभागारों में गूंज कम करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, मतलब सभागारों में अगर गूंज कम करनी है आपको तो किसका यूज हम करते हैं, तो वहाँ पे फाइबर बोर्ड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, फाइबर बोर्ड्स। नेक्स्ट है
मेगाफोन इंक्रीज लाउडनेस बाय, मेगाफोन ध्वनि की तीव्रता बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन से, रिफ्रैक्शन से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से या फिर डिफ्रैक्शन से। तो मेगाफोन की तीव्रता बढ़ती है किससे? मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएगा अ ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, सबको पता है 20 to 20,000 हर्ट, ठीक है। के का मतलब यहाँ 1000 है, 20,000 तक। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड हैज फ्रीक्वेंसी, पराश्र में ध्वनि की आवृत्ति होती है अल्ट्रासाउंड की, ठीक है। जो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है उनकी होती है 20 हर्ट्ज से जो अबव होती है, ठीक है। जो 20 हर्ट्ज से अधिक होगी, देखो 20 से 20 हर्ट्ज से कम तो नहीं होती, 20 हर्ट्ज to 20 हर्ट्ज ये भी नहीं होती, ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो वो होती है हमारी अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन मेडिसिन फॉर, चिकित्सा में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है मेजरिंग बीपी के लिए, इमेजिंग इंटरनल ऑर्गन या फिर ईसीजी रिकॉर्डिंग या फिर मेजरिंग टेम्परेचर। तो जो हम चिकित्सा में जो है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? जो इमेजिंग होती है इंटरनल ऑर्गन से, ठीक है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोनार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सोनार करता है हमारा किस पे? जो रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा इसका, ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन नहीं, परावर्तन। नेक्स्ट है सोनार इज मेनली यूज टू, सोनार का मुख्य उपयोग, तो सोनार का मुख्य उपयोग किसके लिए किया था? डिटेक्ट अर्थक्वेक, मेजर सी डेप्थ, मेजर विंड स्पीड या फिर डिटेक्ट टेम्परेचर। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, समुद्र की गहराई, मेजर सी डेप्थ, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ ईयर वाइब्रेट फर्स्ट व्हेन साउंड एंटर, ध्वनि प्रवेश करने पर कान का कौन सा भाग सबसे पहले कंपन करता है? जब भी जो ध्वनि जो हमारे कान के से जाने के लिए जो है जाती है, कान में जाती है, तो उसमें सबसे पहले कौन सा किस भाग में जो है वाइब्रेशन होती है? तो सबसे पहले जो कान का पर्दा होता है उसमें सबसे पहले वाइब्रेशन होती है, ईयर ड्रम जिसके हम बोलते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था ईयर ड्रम के बारे में भी। नेक्स्ट आएगा ऑसियस आर प्रेजेंटेड, जो कर्ण अस्थियां किस भाग में होती? तो अभी आपको बोला था मैंने मिडल ईयर में होती, मध्य कान में होती है, और 3 टाइप की मैंने आपको बताई थी, ठीक है, हैमर, एनविल एंड स्टीरम, ठीक है। मिडल कान में होती है ऑसिलस आर प्रेजेंट इन मिडल ईयर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच बोन्स एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन, कौन सी अस्थियां ध्वनि कंपन को बढ़ाती है? तो कौन सी ध्वनि जो है कौन सी जो बोन है जो कंपन को यानी वाइब्रेशन को बढ़ाती है? तो वाइब्रेशन बढ़ाने वाली ये होती है जो तीनों जो मिडल ईयर में होती है, हैमर, एनविल, स्टीरम। तो ऑप्शन बी ही आना था इसका, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल अकर्स, ध्वनि कंपन का विद्युत संकेतों में परिवर्तन होता है। जो हमारी ध्वनि होती है जब वो वाइब्रेशन से कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? ईयर ड्रम में, ऑसिलस में, कोक्लिया में या फिर ऑडिटरी कैनल में? तो होता हमारा किसमें? कोक्लिया में वो जो है क्या होता है? परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस इन, ध्वनि की अंतिम व्याख्या होती है, जो साउंड की जो हमारी जो है फाइनल जो इंटरप्रिटेशन होती है, तो मिडल ईयर में, इनर ईयर में, ब्रेन में या फिर ऑडिटरी नर्व में? तो होती है हमारी ब्रेन में यानी मस्तिष्क में। लास्ट में वो किस में इंटरप्रिटेशन होती है? फाइनल जो होती है साउंड की होती है मस्तिष्क यानी ब्रेन में होती है ह्यूमन के, ठीक है। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे, चैप्टर था। अच्छा और भी क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है ठीक है, और भी है थोड़े से, ये कोई बात नहीं, मैंने ऐड कर दिए थे ऐसे। चलो कर लेते हैं इनको भी, देख लेते हैं इनको भी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो अभी बात की थी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है ह्यूमन की? होती है स्टेपिस, स्टेप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्टेप्स बोन इज फाउंड इन, स्टेप्स हड्डी पाई जाती है आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर या फिर ब्रेन में? तो पाई जाती है किस में पाई जाती है? वो मध्य कान में, मिडल ईयर में पाई जाती है। और मिडल ईयर में भी जो उसमें 3 मैंने कर्ण अस्थियां बताई थी, मिडल ईयर में भी किस में पाई जाती है? उस स्टीरम में, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी है फीमर, जो जांग की हड्डी बोलते हैं, थाइस में होती है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, मध्य कान में कितनी हड्डियां होती है? तो इसमें 3 हड्डियां होती है, कौन कौन सी होती है? हेमर,
और कौन सी थी, एनविल और थी स्टीरअप। ठीक है, ये तीनों याद रखनी है। नेक्स्ट आएगा 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट एन ईयर ऑसिलस। जिनमें से कौन सी कर्ण अस्थि जो है नहीं है, कर्ण अस्थि जो नहीं है हमारी ईयर ऑसिलस की जो नहीं है। तीन जो मैंने अभी बताया, देखो मैलियस किस में होती है, मैलियस हमारी हैमर में होती है। ठीक है, हैमर ये थी, इनकस भी थी, इनकस किस में थी, एनविल। ठीक है, स्टेपिस किस में थी, ये थी जी हमारी स्टीरअप में। फीमर जो नहीं होती है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। नहीं पूछा था ना कौन सी इनमें से कर्ण अस्थि नहीं है, कान की अस्थि नहीं, तो फीमर नहीं है क्योंकि थाइज में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर ऑसिलस हेल्प इन, कर्ण अस्थियों का कार्य है। तो कर्ण अस्थियों का काम क्या है इनका, तो इनका काम होता है जो ये जो है वाइब्रेशन करता है किसमें, साउंड में। ठीक है, प्रोड्यूसिंग साउंड नहीं करता ये, एम्पलीफाइंग साउंड में ध्वनि कंपन बढ़ाता है। ठीक है, कन्वर्टिंग साउंड टू इलेक्ट्रिकल नहीं करता, ऑप्शन डी क्या है, हियरिंग बैलेंस नहीं, ये किसका काम होता है, एम्पलीफाइंग साउंड वाइब्रेशन, ध्वनि कंपन को ये बढ़ाता है, तो ऑप्शन बी आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ईयर बोन इज ऑल्सो कॉल्ड हैमर। किस कान की कौन सी हड्डी हथौड़ा कहलाती है, यानी हैमर कहलाती, तो हैमर कहलाते यानी मैलियस। ठीक है, मैलियस अभी आपको बताया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ईयर बोन इज स्टीरअप शेप्ड। कौन सी कर्ण अस्थि जो है रकाब के आकार की होती है स्टीरअप में। ठीक है, तो स्टीरअप में मैंने बताया आपका स्टेपीज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, 38 ही क्वेश्चन थे, तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा साउंड चैप्टर भी होता है फिनिश। ठीक है, 9th NCERT कंप्लीट। अब क्या बचती है हमारी 10th की NCERT बचती है। 10th की NCERT में भी हमारे सारे टॉपिक नहीं दिए उसमें, जैसे पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, तीनों तो कंटिन्यू है, चौथा भी है, सॉरी 5th चैप्टर उन्होंने छोड़ के दे दिया। 5th नहीं दिया, 6th 7th दिया, 8th भी दिया, 9 10 दिया है। ठीक है, उसके बाद 11 छोड़ दिया, नहीं 11 भी है शायद ह्यूमन आई वाला। उसके बाद 12th है, 13 है, 14 छोड़ दिया। ठीक है, बस बीच में स्किप किया इन्होंने, एक 5th स्किप किया है और एक 14 स्किप किया है, बाकी सारे के सारे। इसका मतलब जो है 13 जो उसके लेक्चर है, 13 चैप्टर। तो अभी जो है 10th की साइंस की NCERT बचती है, बाकी हम जो है 6 to 9th जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस, अगर आपको जो हेल्प लग रही हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, बेनिफिशियल लग रही हो, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कोई कमी लग रही है, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ आपका कुछ पोर्शन जो है रह गया, मिस हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हो, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय बाय।